बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम हम कदम के साथ नासिर महमूद ख़ान हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते होंगे। नाज़रीन, हर हफ्ते हम आपके लिए एक नए मौजू के साथ इस प्रोग्राम में हाजिर होते हैं और उस पर तबसरा और तज्ज़िया पेश करते हैं। एक और एंगल होता है हमारे इस प्रोग्राम में आपके लिए देखने और समझने के लिए, और उसकी वजह क्या है, क्योंकि आप हफ्ते भर में जो भी ख़बरें चल रही होती हैं उस पर ताज़ा तरीन तबसरे सुनते रहते होंगे, लेकिन हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि कोई ना कोई एक ऐसा मौजू जिसका कि इस खित्ते पर बिलवास्ता या बिला वास्ता असर पड़ रहा होता है और वो कोई सरफ़े नज़र हो जाता है या बहुत और दीगर ख़बरों में वो दब जाता है, उसका हम लेके हाजिर होते हैं। आज के प्रोग्राम का मौजू इस लिहाज से बहुत अहम है कि देखा जाए तो हालिया बरसों में हमने माहौलियाती तब्दीली कहिए, मौसमियाती तब्दीली कहिए, उसके असरात बहुत ही मुज़र असरात जो हैं वो हमने इंसानियत को भुगतते हुए देखा है। और ऐसा नहीं है कि ये आए रोज़ इनमें कोई कमी आ रही है, बल्कि ये तेज़ी से दिगरगूं होते हुए हमें नज़र आते हैं। इस हवाले से बहुत से माहिरीन बहुत अरसे से पेश गोई करते भी चले आ रहे हैं कि अगर इस पर संजीदगी से तवज्जो ना दी गई, इक़दाम ना किए गए, तो आने वाले कुछ मज़ीद बरसों में सूरत हाल ऐसी बिल्कुल नहीं होगी और ये कुर्रा अर्ज़ शायद इंसान के रहने के लिए भी कोई मुनासिब जगह ना रहे। आज के प्रोग्राम का मौजू भी यही है, मौसमियाती तब्दीली, और इस पर क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं और कौन सर जोड़ के बैठ रहा है, किसकी रिपोर्ट हम तक पहुंची है, ये सब मालूमात और इस पर इन डेप्थ तज्ज़िया आपके लिए लेके हम हाजिर हुए हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और ख़ास तौर पे मौसमियाती तब्दीली पे इनकी खासी गहरी नज़र, एक अरसे से ये इस पे काम भी करते चले आ रहे हैं, डॉक्टर शफ़क़त मुनीर साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आप खैरियत से हैं? जी बिल्कुल, आप बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। ये जो मौजू है इसमें हम जानते हैं कि आपने एक दिहाई से ज़ायद अरसा आपको हो गया कि आप इस पे चीज़ें कंपाइल भी कर रहे हैं। बहुत से ऐसी जगह भी आपने बहुत करीब से देखी हैं जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। इससे पहले कि हम अपने मौजू पे पूरी तरह से आपसे जानें और आपकी राय लें और तज्ज़िया लें, आपको हम दिखाते हैं एक रिपोर्ट और अपने नाजरीन को भी रिपोर्ट दिखाते हैं। चीन से ये रिपोर्ट है। हम जानते हैं कि हालिया हफ्तों में चीन में सैलाबी कैफियत रही, वहाँ पे सैलाबी सूरत हाल की वजह से ख़ासा नुकसान भी हुआ, लेकिन चीन एक ऐसा मुल्क है कि जो बहरान से, जिसे कहते हैं ना, क्राइसिस से अपॉर्चुनिटी तलाश कर लेता है और फिर वो दुनिया के लिए एक मॉडल पेश करता है। एक ऐसा ही मॉडल आपके लिए पेश कर रही हैं हमारी साथी हैं नौरीन। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। दोस्तों, हालिया दिनों में चीन में बारिशों का मौसम है। शदीद बारिश शहर में पानी की निकासी की सलाहियत के लिए बड़ा चैलेंज है। चीन के दारुल-हुकूमत बीजिंग में बारिश ज़ख़ीरा करने के मंसूबे की तकमील से सैलाब से निमटने की सलाहियत काफ़ी बुलंद है। मेरे पीछे मौजूद सीजियांग नामी बारिश ज़ख़ीरा करने का मंसूबा इन मंसूबों से एक है। पहले यहाँ बिजली का गड़ा था। गुज़श्ता सदी के 90 के अशले में यहाँ से पानी निकलने के बाद बिजली की खोदाई रोक दी गई। फिर यह घरेलू कूड़ा करकट इकट्ठे करने की जगह बन गई। सन 2013 से बीजिंग की मुकामी हुकूमत ने इस नाकारा मुकाम को खजाने में तब्दील करने की कोशिश की और यहाँ बारिश ज़ख़ीरा करने का मंसूबा बनाया। यहाँ बारिश ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 68 लाख क्यूबिक मीटर है। पानी ज़ख़ीरा करने के अलावा यहाँ वसी पैमाने पर सब्ज़ा को फ़रोग़ दिया गया है और आराम के लिए मुख्तलिफ तंसीबात भी मौजूद हैं। इस वक्त यहाँ को 8 झीलें हैं और लाखों अक़साम के पौधे उगाए गए हैं। इसके अलावा यहाँ घूमने फिरने और तफरीह के लिए 18 किलोमीटर तवील सड़क भी बनाई गई है। इस तरह यहाँ आबी मंसूबे के साथ साथ मुकामी शहरियों की तफरीह का मुकाम भी बन चुका है। इन इक़दामात से बीजिंग में हालिया सालों में शदीद बारिश से बेहतर तौर पर निपटा गया है और साथ साथ हयातियाती माहौल भी बेहतर हुआ है। दरअसल न सिर्फ बीजिंग बल्कि चीन के बहुत से शहरों ने सैलाब से निमटने और माहौल की बेहतरी को एकजा करने की कोशिश की है। कहा जा सकता है कि पहले चीन में शहरकारी की तेज रफ्तार तरक्की पर ज्यादा तवज्जो दी जाती थी, जबकि अब ये मजीद हाई क्वालिटी तरक्की के मरहले में दाखिल हो चुकी है। जी, ये रिपोर्ट आपने देखी और देखा कि किस तरह से चीन, जो कि एक बहुत बड़ा मुल्क है, आबादी के एतबार से तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है ही, लेकिन रकबे के एतबार से भी इसका रकबा हम ये कह सकते हैं कि अगर सिर्फ आपको थोड़ा सा ये बता दूं हमारे नाजरीन
چین کا جو خود اختیاری علاقہ ہے سنکیانگ، پاکستان کے رقبے جتنے 7 علاقے جو ہیں وہ صرف وہاں پہ آ سکتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چین کتنا وسیع رقبے والا ملک ہے۔ اتنی بڑی آبادی اور اتنی بڑے رقبے کو مد نظر رکھتے ہوئے چین کی کوشش یہی رہی ہے کہ وہ خاص طور پہ اپنے جو ان کی جو آبادی ہے اس کو کیٹر کرنے کے لیے اس طرح کی انوویشنز ہمیں چین میں دیکھنے کو ملتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے ہمیں بھی اور دیگر اقوام جو ہیں انہیں بھی سبق ملتا ہے کہ کس طرح سے ہم کرائسس سے اپورچونٹیز کو اویل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ چین میں تو سیلاب ہوئے، ہم نے دیکھا آیا، اور نقصانات بھی ہوئے، لیکن ایک پورا فنومنا تبدیل ہو گیا ہے، پورا چینج، ایک سسٹم، ہمیں ایکو سسٹم تبدیل ہوتا ہوا نظر آیا، چاہے وہ بارشیں ہیں، چاہے وہ ہیٹ ویوز ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ ہیٹ ویو کا شکار ہوا، پھر ان دنوں بڑا شدید طوفان وہاں پہ آیا ہوا ہے، اور جو ہنری طوفان ہے اس کی وجہ سے خاصا نقصان وہاں پہ ہوا۔ ٹرکی دیکھ لیجئے، گریس دیکھ لیجئے، جنگلات میں آگ لگی ہوئی ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ کسی نے وہاں پہ جان کے کوئی ایک تیلی لگائی اور وہ پورا جنگل جو ہے خاکستر ہو گیا۔ لاکھوں ایکڑ رقبہ جو ہے وہ آگ سے متاثر ہو رہا ہے، اور ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ سب گلوبل وارمنگ جو ہے یا کلائمیٹ چینج، اس کے ہمیں مضر ثمرات یا اثرات دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ ایک رپورٹ بھی اس پہ آئی ہے، ایک بین الحکومتی رپورٹ، جس میں 200 سے زائد ماہرین جو ہیں انہوں نے یہ رپورٹ مرتب کی ہے۔ کچھ تھوڑا سا یہ مختصراً پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو ایک دم سے اتنی تبدیلی ہمیں دیکھنے کو ملی، وہ علاقے جہاں پہ کبھی ٹیمپریچر جو ہے وہ 35 ڈگری سیلسیس سے اوپر کبھی گیا ہی نہیں تھا، وہاں پہ ہم ٹیمپریچر دیکھ رہے ہیں کہ بہت اوپر چلا گیا، بارشیں بہت غیر معمولی ہو رہے ہیں۔ ایک تو مختصراً آپ کے نزدیک یہ کیا فنومنا ہے جو ایک دم سے تبدیل ہوا، اور پھر تھوڑا سا کچھ اس رپورٹ کے بارے میں بتائیں۔ جی بالکل، یہ اس وقت اگر آپ یہ دیکھیں کہ پوری دنیا اور خاص طور پہ کرہ ارض کا جو ٹیمپریچر ہے وہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور اب ہم اس وقت جب یعنی کانفرنس آف پارٹیز 26 ہو رہی ہے، 26ویں سالانہ میٹنگ ہونے جا رہی ہے نومبر میں، پوری دنیا کے ممالک جنہوں نے کلائمیٹ چینج کے معاہدے کو میں پارٹی ہیں اور اس کو شامل کیے، اس میں وہ شامل ہیں۔ اس سے پہلے ایک انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج ہے جو ماہرین پہ مشتمل ہوتا ہے، اور سائنسدان اس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، کلائمیٹ سائنس کے لوگ ہوتے ہیں، انوائرمنٹ سائنس کے، وہ مل کے ایک رپورٹ مرتب کرتے ہیں، اور وہ پچھلے 2000 سال سے جو ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پہ کچھ سیمولیشنز ہوتی ہیں اور کچھ ایکچوئل چیزیں ہوتی ہیں جن کو بنیاد بنا کے ایک رپورٹ جاری کرتے ہیں۔ اب یہ جو رپورٹ ہے یہ پیریاڈیکل ہوتی ہے، اور مختلف عرصے میں، ابھی تک جو کچھ عرصے سے جو رپورٹ چلی آ رہی تھی اس کو 5th IPCC رپورٹ کہتے تھے، اب یہ 6th ہے، اور 6th کا بھی جو یہ پورشن ریلیز ہوا ہے یہ بھی ورکنگ گروپ 1 کی رپورٹ آئی ہے، جس نے کہ جو ٹیمپریچرز کے جو ٹرینڈز ہیں ان کے بارے میں بات کی، دیگر جو ٹرینڈز ہیں ان کے بارے میں بھی مزید کچھ ورکنگ گروپ کام کر رہے ہیں، ان کی رپورٹیں بھی نومبر سے پہلے سبمٹ ہونی ہیں کانفرنس میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیا چیز ہے، اس کو تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جس تیزی سے کرہ ارض کا ٹیمپریچر بڑھا ہے، اور وہ ظاہر ہے کہ کسی نیچرل پروسیس کی وجہ سے نہیں بڑھا ہے، بلکہ اس کے ذمہ دار ہم سب ہیں، انسان ہیں، کیونکہ ہم اوور کنزیوم کر رہے ہیں، اور اس میں جو سب سے بڑا کلپریٹ ہے وہ ہے کاربن ڈائی آکسائڈ، کیونکہ ہمارے ان ایکشن سے، ہمارے اوور ایکشن سے، اوور کنزمپشن سے کاربن فٹ پرنٹ جتنا بڑھتا ہے، اس سے جب ماحول میں کاربن جاتی ہے تو اس سے حدت پیدا ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جو درختوں کا بھی اسی لیے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ اس کا ایک الٹرنیٹ ہو سکتے ہیں۔ اب ایک ورڈ یوز ہوا ہے کہ دس از دا ٹپنگ پوائنٹ۔ ٹپنگ پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب اس موڈ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ فیصلہ کن موڈ ہے کہ ہم نے اپنی اگلی نسلوں کو کدھر لے کے جانا ہے، کیا تباہی کا جو یہ راستہ ہے اسی طرف چلنا ہے، یا ہم نے کوئی ذمہ داری دکھاتے ہوئے فیز آؤٹ کرنا ہے اپنے کاربن ایمیشنز کو۔ ٹھیک ہے، تو یہاں لفظ یہ نہیں کہا گیا کہ آپ نے ایک دم کاربن ایمیشن ختم کر دینی ہے، بلکہ فیز آؤٹ۔ اب فیز آؤٹ کیا ہے، کیا پروسیس ہے، اس سے پہلے میں جو کچھ ہائی لائٹس رپورٹس کے ہیں وہ پیش کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کیا خطرناک صورتحال ہوئی ہے۔ پچھلی 5th رپورٹ میں بھی کم و بیش اسی قسم کی باتیں ہوئی تھی، 3 سینیریو بلڈ کیے گئے تھے کہ اگر درجہ حرارت 1.5 ڈگری سے زیادہ بڑھتا ہے تو اس وقت کیا سین ہوگا دنیا میں، اور کتنی تیزی سے بہت ساری جو ایک صورتحال ہے وہ مزید مشکل کی طرف جائے گی۔ پھر ایک تھا کہ 2 ڈگری کا سینیریو تھا کہ 2 ڈگری تک اگر ٹیمپریچر رائز کرتا ہے تو اس وقت کیا ہوگا، 3 ڈگری پہ کتنی سپیشیز جو ہیں وہ شاید ایگزسٹ ہی نہ کر سکیں اتنا ہائی ٹیمپریچر کا۔ اب یہ ٹیمپریچرز کی بات ہم کیوں کرتے ہیں، اس رپورٹ میں یہ بتایا گیا کہ 2000 سال کے اگر ٹیمپریچرز دیکھیں اس میں
जो लास्ट 50 साल हैं 1970 से लेके अभी तक के जो हैं, इन 50 सालों में दर्जा हरारत जिस तेजी से आगे बढ़ा है, आगे गया है, इतनी किसी पिछले 50 सालों में मिसाल नहीं मिलती है। अच्छा। ये तो 50 साल का एक स्केल मैं बता रहा हूँ। फिर आप देखें कि 1850 से 1900 उसका स्केल देखें और पिछले एक अशरे का स्केल देखें 2011 से 20 तक, अभी तक, यानी उस जो पहली मैं फिगर बता रहा हूँ 1850 से 1900 के और अब के पिछले 10 साल पिछला अशरा जो गुजरा है, उसमें ऑलरेडी 1.09% तक टेम्परेचर राइज कर चुका है। अब टारगेट क्या है कि इस सदी तक हम ये चाह रहे हैं कि जो दुनिया के मुल्कों में जो तय हुआ, इस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है और पेरिस एग्रीमेंट में भी ये कहा गया है कि हमने 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर का सिनेरियो रखना है, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये डिकेड के लिए। लेकिन अगर जो हालात चल रहे हैं उसमें आप देखें पिछले 5 साल इन 2000 सालों पे भारी हैं। पिछले 5 साल में इतने ज़्यादा टेम्परेचर राइज किए हैं कि जैसे अभी आपने जिक्र किया है कि अमेरिका में आपने देखा कि वहाँ कितनी गर्मी बढ़ रही है, कनाडा में गर्मी बढ़ रही है, डेथ वैली में वो जो उनकी कैलिफोर्निया में है वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला गया। अच्छा, यूरोप में आप देख लें, यूरोप में हीट वेव्स हैं, यूरोप में फ्लड्स हैं, अभी आपने देखा। फिर इटली में, यूनान में और दुनिया के मुख्तलिफ, तुर्की में आपने वाइल्ड फायर का सुना है कि जो जंगल में आग लगती है उससे कितने चरिंद। फिर आपने ऑस्ट्रेलिया का इतनी बड़ी जंगल में जो आग लगी थी उसमें कितने लाखों की तादाद में जो जानवर। डॉक्टर साहब, इस पे हम एक ब्रेक से वापस आते हैं तो तफसील से बात करते हैं कि ये जो जंगलात में आग लगती है, ये सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे सिर्फ दरख्त ही जल के खाकस्तर होते हैं, पूरी वाइल्ड लाइफ होती है, वो डिस्टर्ब हो जाती है, इकोसिस्टम आपका डिस्टर्ब होता है। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, और बात हो रही है क्लाइमेट चेंज पे। जो सूरत हाल डॉक्टर साहब बता रहे हैं और जो माहिरीन अपनी रिपोर्ट्स पेश कर रहे हैं, उससे वाक़तन यही है कि अब भी अगर संजीदगी नहीं इख्तियार की जाती तो मुश्किल हो जाएगी सूरत हाल। कोरोना की वबा जब आई, हमने देखा कि उसके लिए जो हिफाजती इक़दामात बताए गए, आप मास्क पहन लीजिए, हाथों को सैनिटाइज़ कर लीजिए, लेकिन अगर आप जिस माहौल में ज़िंदा रह रहे हैं वो फ़िज़ा साफ़ नहीं होगी, वो ज़मीन जिसका दर्जा हरारत इस हद तक बढ़ जाएगा कि आपके लिए उसमें अपने घरों से बाहर निकलना बल्कि घर में रहना भी मुश्किल हो जाएगा, तो ज़िंदगी का क्या रुख होगा आप बखूबी उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप रिपोर्ट का तज़किरा कर रहे थे कि अभी 1.5 डिग्री तक उसको कहा जा रहा है कि टेम्परेचर कंटेन करना है, उसको मेंटेन करना है, और इसमें क्या बात हुई? देखिए, ये जो है ना एक बहुत बड़ा टारगेट है। जब पेरिस में एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, जिसको हम पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं, उसका मैं थोड़ा सा आगे जाके बात करूँ कि COP26 जो नवंबर में होने जा रही है ग्लासगो में, वहाँ पे क्या क्या इश्यूज डिस्कस होने हैं। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो 1.5 डिग्री तक टेम्परेचर को यानी कंटेन करने की जो बात है वो ये है कि 2050 तक तमाम मुल्कों ने ये कोशिश करनी है कि उनकी कार्बन एमिशन 0 लेवल पे चली जाए, और 0 लेवल पे कार्बन एमिशन को ले जाने के लिए कम से कम $2 ट्रिलियन चाहिए, जो 20 साल अफगानिस्तान की जंग में तो लगा दिए गए, लेकिन अपने माहौल को बचाने के लिए अभी कोई मुल्क इस तरफ आने के लिए तैयार है। हालांकि बहुत पहले पेरिस एग्रीमेंट में ये तय हुआ था कि क्लाइमेट फंड में $100 बिलियन हर साल ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जो पोल्यूशन करते हैं, ये जो पोल्यूट करते हैं माहौल को, वो पे करेंगे, और जो ममालिक इससे मुतासिर होने वो उनमें खर्च होंगे। लेकिन वो रियलाइज़ नहीं हुआ। फिर 2015 में कमोबेश तमाम मुल्कों ने पेरिस एग्रीमेंट ज्वाइन किया, और पेरिस एग्रीमेंट में बहुत सारी कमिटमेंट्स थी जिनको नेशनल कमिटमेंट्स कहते हैं। उसमें चीन, इंडिया, पाकिस्तान, बाकी जितने ममालिक हैं, अमेरिका, सब ने अपने अपने ये इंडिकेट किया था कि वो किस लेवल पे अपने कार्बन एमिशन को डाउन करना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे ममालिक उससे बैकआउट कर गए। बहुत सारे ममालिक, अभी जो 26 कॉन्फ्रेंस होनी है नवंबर में, उसमें ये कहा गया है कि आप सबसे पहले अपनी जो नेशनल कमिटमेंट है वो रिवाइज करके लाएं। अब जो 2 ट्रिलियन की बात है, कहते जी ये तो बहुत बड़ा पैसा है। मैं आपको इसके मुकाबले में एक फिगर बताना चाह रहा हूँ कि जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जो ईंधन जिसको माहौल दोस्त नहीं है, जो गैस, पेट्रोल और कोयले का ईंधन जो है, उसको इस्तेमाल करके जो सब्सिडीज दी जा रही हैं उसमें वो $5 ट्रिलियन हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर करें कि वो कॉस्ट कम है, क्योंकि उस कॉस्ट में आपने पूरी कोरा अर्ज को बचाना है, उसके चरिंद परिंद को। जैसे आपने कहा कि जब वाइल्ड फायर होती है तो वाइल्ड फायर में हर चीज़ उसकी लपेट में आ जाती है। तो ये वो एक काम है जो पेरिस एग्रीमेंट के तहत जिम्मेदारी है। अब ये किसने करना है,
یہ ملکوں کی اپنی کمٹمنٹ ہے جس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. اگر اس طرف نہیں گئے, اب پیرس ایگریمنٹ کے حوالے سے جو امپورٹنٹ چیز ہے جو COP26 میں ابھی آنی ہے وہ یہ ہے کہ پیرس رول بک, یعنی آپ دیکھیں نا, میں اس کی سادہ مثال دیتا ہوں کہ ایک قانون بنا دیا جاتا ہے, لیکن قانون اٹ سیلف امپلیمنٹیشن کا ایک پروسیجر نہیں ہوتا, اس کے لیے اس کے پروسیجرز بنائے جاتے ہیں, قواعد بنائے جاتے ہیں. اب جو وہ قواعد ہیں ان کو اگر ہم آگے لے کے چلیں تو وہ قواعد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کس طرح, اگر کاربن کو فیز آؤٹ کرنا ہے تو کیپ کہاں جا کے کرنا ہے. کیپ کا مطلب ہے کہ اس کو جامد کہاں لا کے روکنا ہے کہ یعنی ایک پیک پہ چلے جائیں وہ, اس کے بعد وہ ریڈکشن کا عمل شروع ہوگا, اس کے کیا پروسیجر ہوں گے. پھر اگر کوئی اس میں کسی ملک نے کنٹریبیوٹ کرنا ہے, اگر کوئی انڈسٹری پولوٹ کری ہے وہ اس کے اوپر کیا صورتحال ہوگی. تو یہ سارے رول بک ایک ہے جو ابھی تک فائنل نہیں ہوئی, جس میں توقع ہم یہ کر رہے ہیں کہ COP26 میں جب یہ سارے لیڈر اکٹھے ہوں گے تو اس صورتحال کا جائزہ لیں گے, اور خاص طور پہ جو IPCC رپورٹ 6 ہے اس کے جو یہ ابھی جو ورکنگ گروپ 1 کی جو ایک رپورٹ آئی ہے جس میں یہ سینیریوز بتائے گئے ہیں جو بڑے خطرناک ہیں, اور اس سے تمام انسان متاثر ہو رہے ہیں. اس سے ابھی یونیسیف نے بھی الگ سے ایک رپورٹ دی ہے کہ کلائمیٹ چینج کے بچوں پہ کیا امپیکٹ ہو رہے ہیں. تو وہ امپیکٹ بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کے بچے بہت ولنریبل ہیں, آپ کی نئی نسل اس وقت انسسٹینیبلٹی کا شکار ہے. تو اگر یہ چیزیں ہم آگے نہیں لے کے چلیں گے تو اس سے بہت مشکلات ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ 2015 تک کاربن نیوٹرل جو کرنا ہے ہم نے, اس میں کون اپنی کیا کمٹمنٹ, 2050 تک 2050 تک کا ٹارگٹ ہے کہ ہم نے اگر 1.5 ڈگری تک ٹیمپریچر رکھنا ہے. لیکن جو رپورٹ ہے وہ انڈیکیٹ کر رہی ہے کہ ہم بہت پیچھے جا رہے ہیں اس دوڑ میں. اس دوڑ میں اتنے پیچھے ہیں کہ شاید یہ جو حد ہے یہ اس سے پہلے بریک ہو جائے, اور شاید ہو سکتا ہے کہ ایکسیڈ کر جائے. جو آپ نے بتایا ہے کہ 1850 سے 1900 تک اور پھر پچھلی دہائی کا جو کمپیریزن, اس حساب سے 1.09% تو آلریڈی ٹیمپریچر رائز کر گیا, اور 1.5 تک پہنچنے میں کتنا ٹائم لگے جس سپیڈ سے. اور میں نے کہا کہ پچھلے 5 سال میں اب اس کے امپیکٹ کیا ہو رہے ہیں. امپیکٹ ایک تو ہیومن لائف پہ تو ہو ہی رہے ہیں, پورے ہمارے ہیلتھ سسٹم متاثر ہو رہے ہیں, پورا ایکو سسٹم متاثر ہو رہا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گلیشیئر میلٹ ہو رہے ہیں. گلیشیئر میلٹنگ کیا ہوتا ہے, آپ کا ایک سورس ہوتا ہے واٹر کا جو ریٹین ہے. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جہاں ہیٹ ویوز کی وجہ سے یا ٹیمپریچرز کی وجہ سے ہیٹ کا جو دورانیہ یعنی گرمی کا دورانیہ وہ بڑھتا جا رہا ہے دنیا میں, وہیں سرد موسم کم سے کم ہوتا ہے, سکڑتے جا رہے ہیں. اس کا اثر کیا ہو رہا ہے, جب گلیشیئر میلٹ ہوں گے تو وہ پانی نیچے آئے گا, اور بہت سارا پانی جب سمندروں کی طرف جائے گا تو سی لیول رائز کرے گا. اب اس سینیریو جو ابھی اس رپورٹ کے سینیریوز اس میں اگر آپ دیکھیں, اگر ہم یہ کنٹین نہیں کر پاتے 1.5 ڈگری تک اس لیول پہ, تو 2 میٹر تک رائز کر جائے گا سی. اب یہ دیکھیں 2 میٹر اگر سی رائز کر جاتا ہے تو بہت سارے ممالک جس میں بنگلہ دیش کا کچھ حصہ ہے, لندن کے کچھ حصے ہیں, پھر آپ ادھر دیکھ لیں جو ہمارے مالدیوز ہے, یہ سارے جزائر ختم ہو جائیں گے. اس طرح باقی ملکوں میں جو سطح سمندر پہ بالکل نیچے اگر 2 میٹر رائز کریں. لیکن ایک اور سینیریو بھی ہے کہ اگر یہ سچویشن ہم کنٹرول نہیں کر پاتے, 2050 تک کچھ ٹارگٹ نہیں سامنے آتے, تو یہ 5 میٹر تک ہائی ہو سکتا ہے. اس صورتحال میں 3 فٹ ہوتے ہیں سر. جی آپ دیکھ لیں, اگر سمندر اتنا رائز کرے گا تو کہاں پہ جائیں گے, پھر اس سے سمندری حیات کو بھی نقصان ہوگا, پھر انسانوں پہ, اور پھر آپ دیکھیں کہ ابھی بھی بہت سارے اس وقت سونامیز بھی آ رہے ہیں, فلڈز آ رہے ہیں. تو سر پہ پڑے گی تو سمجھ میں آئے گی سر. نہیں یہ تو کیا ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی اس پہ جو امپورٹنٹ بات ہے کہ جو کی پلیئر ہیں جنہوں نے جانا, آپ دیکھیں کہ سابق امریکی صدر ٹرمپ صاحب اس معاہدے سے نکل گئے تھے, لیکن یہ کہ صدر بائیڈن انتظامیہ میں کم از کم ایک چیز یہ آئی ہے کہ انہوں نے کہا جی ہم کلائمیٹ چینج کو اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے اپنے جو 4 نکاتی ایجنڈا تھا اس میں اس کو رکھا, اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہم چین سمیت تمام ملکوں کے ساتھ مل کے کام, یعنی یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا ہمیں اے پولیٹیکل ہو کے چلنے کی ضرورت ہے. تو یہ وہ صورتحال ہے جہاں پہ بہت سارے لیڈران کو اپنا کردار ادا کرنا ہے, بہت سارے ملکوں کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. اب تھوڑا سا آگے چلتے ہیں کہ یہ کیسے ہوگا. جی, دی اونلی پولوٹر جو پولوٹنگ فیکٹر ہے وہ کاربن ہے اور کاربن ہے. اور چین نے کاربن پہ بہت حد تک کیا بھی ہے, اس پہ ہم آگے چل کے خیر بات بھی کریں گے. لیکن یہ امریکہ جیسے ہے اور بھارت ہے ہمارے پڑوس میں, یہ بگیسٹ پولوٹرز میں یہ لوگ آتے ہیں. تو کمٹمنٹس تو سر آ جاتی ہیں, اب کیوٹو میں بھی ہوئی, پیرس میں بھی ہوئی, اس کے بعد بھی کمٹمنٹس تو آ جاتی ہیں. لیکن ابھی جو آپ نے فگرز بتائیں کہ کہاں 5 ٹریلین کہاں 2 ٹریلین,
संजीदगी नहीं है सर इसमें। नहीं, अब संजीदगी दिखानी पड़ेगी। अगर अब कोई संजीदगी नहीं दिखाता, दूसरे देखें ना, इसके साथ बायोडाइवर्सिटी भी मुतासिर हो रही है। बायोडाइवर्सिटी यानी जो हयातियाती तनव्वु जिसको कहते हैं, अगर वो मुतासर होता है तो पूरा एक इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर हम कहाँ खड़े होंगे। तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये कोई बड़ी आम बात नहीं है, और ये हमारे क्रिएट करदा है इंसानों के ह्यूमन एक्शन की वजह से क्लाइमेट चेंज की जो ये इस वक्त सूरत हाल है वो हम फेस कर रहे हैं, और ह्यूमन एक्शन से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं। हम अपने जितने कट करेंगे, अब दो लेवल पे, एक तो जिम्मेदारी है जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ज्यादा इमिटर्स हैं, बिग इमिटर्स हैं, जो ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं, पोल्यूटर कह दें आप उनको, वो तो रिच कंट्रीज हैं इन कंपैरिजन टू द पुअर कंट्रीज जहां प्रोडक्शन इस लेवल पे नहीं होती, यानी जो इमिटर नहीं है। दूसरे विद इन, चाहे वो साउथ के पुअर कंट्रीज हों या नॉर्थ के रिच कंट्री हों, विद इन कंट्रीज भी ये डिवाइड मौजूद है कि बहुत सारे लोग जो है हम में से एयर कंडीशनर यूज कर रहे हैं, बाकी चीजें यूज कर रहे हैं, ओवर कंजम्पशन हम कर रहे हैं, हम अपने पुअर को नुकसान दे रहे हैं। सो वी हैव टू पे इट बैक। ठीक, तो पे बैक का सिस्टम जो है वो हमें बड़ा स्ट्रॉन्ग करना है। अब इसका एक मैकेनिज्म है पूरी दुनिया में फॉरेस्ट के हवाले से, क्योंकि फॉरेस्ट जो है, जिसको रेड प्लस का एक मायदा कहते हैं, रिस्टोरेशन ऑफ फॉरेस्ट्री की रिस्टोरेशन से इसका फायदा ये होता है कि जितने ज्यादा दरख्त लगाए जाते हैं वो कार्बन डिपॉजिट कर लेते हैं, और उन मुल्कों को या उन कम्युनिटीज को जो दरख्त लगाते हैं या उनको परवरिश करते हैं, उनको परवान चढ़ाते हैं, उनके लिए इंसेंटिव होता है। यानी जो तो पोल्यूट कर रहा है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड फिजा में छोड़ रहा है, जहरीली गैसेज छोड़ रहा है, उसके लिए यह है कि वो उसकी प्राइस पे करे, और जो लोग दरख्त लगा के उसको कार्बन को डिपॉजिट करें, वो एक फार्मूला होता है टनों के हिसाब से, वो जितने, यानी ये होता है कि इतने दरख्त इतने टन कार्बन एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो जिस मुल्क में जहां पे ये कार्बन डिपॉजिट्स की बात होगी, तो पूरा इसका एक मैकेनिज्म है कार्बन मार्केट का, तो उसके साथ जुड़ी हुई चीजें, ये पूरी एक ट्रेडिंग है, कार्बन ट्रेडिंग। बिल्कुल इसी तरह जैसे आप मार्केट से बाय करते हैं, जो फर्ज किया आपने किसी एक मुल्क ने, किसी एक इंडस्ट्री ने 1000 टन कार्बन छोड़ी है, तो वो बाय भी करेगा। बाय इस तरह करेगा कि अपनी छोड़ी हुई कार्बन उस जगह से बाय करेगा जहां वो डिपॉजिट हो रही है, यानी जहां ज्यादा दरख्त होंगे, जहां ज्यादा ग्रीनरी होगी, जहां ज्यादा माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। एवरीथिंग हैज उसके प्राइस होती है। तो ये इसके लिए चीन ने एक बड़ा अच्छा मैकेनिज्म अभी से 2005 में उन्होंने कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम तैयार किया है, जो एक मॉडल के तौर पे काम कर रहा है। यूरोपियन यूनियन ने भी किया, तो इसको हम इस पे हम सर बात करते हैं। एक ब्रेक है छोटा सा, उसके बाद हाजिर होते हैं। नाज़रीन साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक। जी वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, बात आप कर रहे थे कि चीन ने इसके लिए जो इकदाम किए हैं, मैं चाहूँगा थोड़ा सा आप ब्रीफली बता दें, फिर उसके बाद एक और भी इसका हिस्सा हमें उस तरफ भी बढ़ना है। जी शुक्रिया। बुनियादी तौर पे जिस तरह हम ये कह रहे थे कि जो पोल्यूटर कंट्रीज होते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है, और दूसरे ये कि जाहिर है कि जब डेवलपमेंट होती है, ये भी एक क्वेश्चन होता है कि जब डेवलपमेंट हो रही होगी तो जाहिर है कि कार्बन एमिशन होंगी, और फिर दुनिया की इतनी बड़ी सप्लाई चेन को चीन फीड कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसकी पोल्यूशन भी ज़्यादा है, उसके कार्बन एमिशन ज़्यादा है। बल्कि जो फिगर्स हैं उसके मुताबिक दुनिया में जितनी इस वक्त कार्बन एमिशन है उसका 1/4 चीन की इंडस्ट्री से आ रहा है। ठीक है। और लेकिन ज़ाहिर है वो उसके एडेड बेनिफिट ये है कि एक तो ये कि पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन में चीन का किरदार है, दूसरे चीन ने अपने लिए एक मैकेनिज्म बनाया है, क्योंकि ये कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना, वो फेज आउट करना है, एकदम से एलिमिनेट नहीं होनी, फेज आउट होना है। अब फेज आउट प्लान में जो चीन ने मंसूबा बनाया वो 2005 से इस पे अमल दरामद हो रहा है, कार्बन एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम। अब वो क्या है, वो मैं थोड़ा सा उस पर बात करता हूँ। और ये इस चीज़, और ये उसी रियलाइजेशन के तहत बनाया गया कि जब हमारी इंडस्ट्री पोल्यूट कर रही है, इमिट कर रही है, तो उसको किस तरह हमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उसको पे बैक करना है। उसमें फेज वाइज अगर आप देखें, चीन ने ऐलान किया कि वो 2060 तक फेज आउट करेंगे, जबकि इस रिपोर्ट में 2050 का कहा गया। बहरहाल हो सकता है कि चीन भी इसको रिवाइज कर ले, अभी चूंकि नई कमिटमेंट्स आनी होंगी तो उसमें अंदाजा होगा, लेकिन अभी तक का जो एक प्लान है उसके मुताबिक 2025, 2030 और इन मिडल में 2040, 2050 एंड 2060 तक के फेजेस हैं मुख्तलिफ। ठीक है। ये जो सिस्टम है ETS चाइना का एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम, इसके तहत चीन ने एक मैकेनिज्म बनाया है जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज के लिए है, यानी जो इंडस्ट्रियाँ पोल्यूट कर रही हैं, जो वहाँ प्रोडक्शन कर रही हैं चीन में और एक कार्बन एमिशन कर रही हैं, उनके लिए मैकेनिज्म बनाया और उनके लिए एक प्राइसिंग रखी है कि जो कंपनी
कार्बन प्रोड्यूस कर रही है और फिजा में छोड़ रही है, उनके लिए एक मॉडरेट प्राइस रखी है उन्होंने। इस पे चीनी नायब वजीर जो माहौल के हैं उन्होंने तो इसकी वजाहत भी दी है। उन्होंने कहा कि हमने मॉडरेट इसलिए रखी है, अगर हम बहुत ज़्यादा कास्ट अभी पहली स्टेज पे रख दें तो ये है कि वो शायद उन बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा इंडस्ट्री के ऊपर, शायद वो इंडस्ट्री आगे सप्लाई चेन को सप्लाई ना कर सके। और बहुत कम इसलिए नहीं रखी कि शायद फिर उनका इंटरेस्ट नहीं होगा, ठीक है इतने थोड़े से पैसे देने हैं, कार्बन चलाई रखो, तो मॉडरेट रख के ना उन्होंने ये चलाया। लेकिन ये है कि इसके साथ साथ ये तो चीन के ये जो प्रोसेस पे मैं मजीद बात करता हूँ, इस सिस्टम के बारे में चीन में एक ग्रुप है जो क्लाइमेट चेंज पे काम करता है, ग्रीन पीस। वैसे तो पूरी दुनिया में, लेकिन चीन में भी बहुत एक्टिव है ग्रीन पीस। ग्रीन पीस का कहना है कि चीन जिस स्पीड से अभी ये सिस्टम शुरू हुआ है उसमें शायद उतने अच्छे असरात ना सामने आए, तो उन्होंने तजवीज़ किया कि 2025 के टारगेट के तौर पे चीन को चाहिए कि और रोबस्ट किस्म का एक 5 ईयर एक्शन प्लान बनाए, इसको कैसे फेज आउट करना, किस तरह कंपनीज को आगे लेके जाना। तो इस पे चीनी नुक्ता नज़र ये है हुकूमत का भी कि ये बिल्कुल ठीक है, हम उसी फेज़ के मुताबिक चल रहे हैं। अब वो जो कंपनी है जिन्होंने अपनी प्राइस पे करनी है उनके लिए कोटा सिस्टम रख दिया गया, कोटा सिस्टम डिवाइस किया गया। कोटा सिस्टम क्या है वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। मसलन अगर बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत गैसेस जो कंपनीज पैदा कर रही हैं वो फर्स्ट टारगेट में है, जैसे कोयले और गैस से बिजली की सनत है, वो जो सबसे ज़्यादा इस वक्त ये है कि बिजली में चूँकि बहुत ज़्यादा जनरेट करनी पड़ रही है कारखाने चलाने के लिए, तो उनको कोटा दिया गया है। अगले फेज़ में टेक्सटाइल, तामीरात और शायद ऑयल सेक्टर ये भी शामिल हो जाएंगे। अब कोटा सिस्टम क्या? कोटा सिस्टम ये है कि हर इंडस्ट्री को कहा गया जी कि आप इस लिमिट तक अगर कार्बन खारिज करेंगे तो वो हम समझ लेंगे कि ये आपका कंट्रीब्यूशन एक लिमिट में है। लेकिन आप अगर इससे ज़्यादा अपने कोटे से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड खारिज करेंगे तो आप उसको उस इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड के खराज की कीमत पे करनी होगी। ठीक है, कार्बन मार्केट में। और वो कीमत जो है ये नहीं कि लेके रख लेनी है, वो उसका आपने बताया कि वो पूरा कार्बन मार्केट है, कार्बन मार्केट से आपने बाय करना है और अपने इस जो आपका जो इस वक्त पोल्यूशन का अखराज है उसको सेल करना और उसके आपने उन कार्बन जो क्रेडिट्स है उसको बाय करना है, ताकि उन लोगों तक वो पैसा जाए, ताकि जो माहौल में एडेप्टेशन का एक प्रोसेस है उसकी तरफ जो मालिक हैं या जिनको असरात हो रहे हैं वो उस तरफ जाएं। इसके दो ऑप्शन दिए गए हैं। अच्छा, एक तो ये कि आप अगर अपने कोटे से ज़्यादा अगर कार्बन का इखराज करते हैं तो आप उसकी कीमत पे कर दें, या दूसरे लफ्ज़ों में आप ये है कि आप अपनी टेक्नोलॉजी चेंज कर दें। ठीक है, और वो माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी और वो आपकी लिमिट में रह के कार्बन का खराज करे एक सर्टन लिमिट तक। उसके बाद ये अब जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फेज़ आउट के प्लान में जहाँ ये इंडस्ट्री के लिए प्लान है वहाँ ओवरऑल चीन का अपना एक कंट्री प्लान भी ETS के तहत, उसमें यह कि इस वक्त कोई 2100 से ज़्यादा जो पावर जनरेशन प्लांट है चीन के वो चीन की कुल कार्बन एमिशन का 40% तक प्रोड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, यानी बाकी इंडस्ट्री को मिला लें तो वो टोटल 60% है। सिर्फ पावर जनरेशन सेक्टर जो है चीन में वो 40% कार्बन एमिशन कर रहा है ऑफ द टोटल कार्बन एमिशन ऑफ चाइना। ठीक है, अब प्लान ये है कि 2030 तक 2025 तक, 30 से पहले ही वो चाहते हैं कि जैसे ग्रीन पीस ने भी कहा कि रोबस्ट किस्म का एक्शन लिया जाए, तो उन्होंने टारगेट ये किया कि 7500 कंपनियां इस पोजीशन में होंगी कि मजीद प्रोडक्शन करेंगे और वो कार्बन का 72% इमिट कर रही होंगी। अच्छा, यानी वो उसको जिसको हम कहते हैं कार्बन पीक पे जाना और फिर कैप आना 30 तक का जो प्लान है, उसके बाद फिर ये डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो इन्होंने अपना वो पूरा एक प्लान है। डॉक्टर साहब मेरे पास कम है, मैं चाहूँगा चूँकि चाइना और अरब एनर्जी कोऑपरेशन जो है उस पर भी थोड़ी सी आपकी राय ले लूँ, क्योंकि मुतबादिल तवानाई के जो ज़राए हैं उस पर भी खासा काम हो रहा है और दीगर ममालिक के साथ मिलकर भी चीन कर रहा है। कुछ मुख्तसरन अगर आप बता सकें। बिल्कुल ठीक है, चीन इसमें भी एक लीडिंग रोल पैदा, अगर यूरोप में जर्मनी है यानी मुतबादल ज़राए तवानाई के पैदा करने के हवाले से, एशिया में और दुनिया के बाकी प्लेयर के तौर पे चीन का बहुत बड़ा रोल है। अब मिडल ईस्ट और के जो अरब कंट्रीज़ हैं और चीन, इनकी जब सरबराह मुलाकात हुई है तावन के हवाले से, यानी कोऑपरेशन समिट जो हुई है, उसमें 3-4 बुनियादी बातें तय हुई, जिसमें मुतबादल ज़राए तवानाई के पे ज़्यादा ख़ास तौर पे बात हुई है। क्योंकि अगर अरब कंट्रीज़ का आप देखें ना, जियोग्राफी देखें
उनकी पूरी अगर सिचुएशन देखें तो वहाँ उनके पास बहुत सारी ऐसी लैंड है और सूरज वहाँ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे शमसी तवानाई पैदा करने के बहुत ज़्यादा यानी स्कोप पाया जाता है। तो चीन के पास टेक्नोलॉजी है, चीन की जितनी भी सोलर प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो इंटरेस्टेड हैं कि मिडिल ईस्ट को सपोर्ट करें। और आप ये देखें कि मिडिल ईस्ट से जो तेल का एक सिलसिला है, अभी भी अगर आप देखें 2020 में चीन ने 250 मिलियन टन ऑयल उनसे लिया है, लेकिन अब वो ज़खायर कम होते जा रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसीलिए उनको अपने ज़रूरतों के लिए भी मुतबादल ज़राए की तरफ जाना है और ओवरऑल माहौल के हवाले से भी अब ये ज़्यादा से ज़्यादा बात की जा रही है कि कार्बन के अखराज को कम से कम करने के लिए कम से कम पावर सेक्टर, आप देखेंगे मैंने जो ये आपको बताया कि पावर सेक्टर से 72% कार्बन एमिशन होगी चाइना की, जब ये पीक पे और कैप करने के लिए जा रहे होंगे 2030 तक। इसका मतलब अगर पावर सेक्टर में हम मुतबादल टेक्नोलॉजी ले आते हैं या जो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ करते हैं, तो एक तो उसमें हम क्लीन एनर्जी ले आएंगे, फिर एनर्जी सिक्योरिटी भी हम प्रोवाइड कर सकेंगे अपने मुल्कों को भी और रीजन को भी और कंट्री को भी। अब इस वक्त सूरत हाल ये कि एक ज़माना था जब इंडिविजुअल सोलर पावर प्रोडक्शन की इतनी ज़्यादा ओपन नहीं थी, अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान में इसकी लाइसेंसिंग शुरू हो गई है। आप एज एन इंडिविजुअल भी अपने 10-12 केवीए का प्लांट लगा के और इसको आप बेच सकते हैं, वापडा को बेच सकते हैं। तो हमें बहरहाल रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ आना है, एनवायरनमेंट दोस्त टेक्नोलॉजीज़ की तरफ आना है। अगर हमने 1.5 डिग्री से नीचे रखना है और कोरा अर्थ के जो टेम्परेचर को कम करना है, वो तमाम की बकाया उसमें जैसे कोविड ने सबको रगड़ा ना, क्लाइमेट चेंज किसी को नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि हम जितनी जल्दी इस बात को समझ लें और अपनी जिम्मेदारी पूरी करें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफकत मुनीर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। बातें वैसे आपने खासी डरावनी की हैं आज, लेकिन मुझे उम्मीद है कि लोग इस बात पे तवज्जो देंगे और समझेंगे। नाज़रीन, हमें हर किसी को अपना अपना किरदार अदा करना है इस कुर्रा अर्ज़ पे बसने वाले जितने लोग भी हैं, ताकि ये माहौल अगर साजगार होगा, ये सेहत बख्श होगा, तो ही कौमें जो हैं वो तरक्की भी करेंगी और इंसान जो है वो आने वाली नस्लों को एक अच्छा माहौल दे के जाने के काबिल होगा। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर यहीं से मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।